हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने सेकेंड सेमेस्टर BBA, BHM, MTA एवं BBA एविएशन की पुस्तक गद्य कौशल में आईने के सामने पाठ लेकर आई हूँ, जिसकी लेखिका है कुर्तुलैन हैदर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लेखिका का परिचय जान लेते हैं। तो लेखिका का जन्म कुर्तुलैन हैदर का जन्म 1927 को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था और ये अच्छे संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पापा का नाम सज्जाद हैदर यल्दरम है एवं माता का नाम है नजर सज्जाद है। दोनों ही फेमस उर्दू के साहित्यकार थे और इन्होंने जो है 1947 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमए कंप्लीट किया था। उसके कुछ से गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स में कला की शिक्षा प्राप्त थी। उसके बाद हायर स्टडी के लिए ये लंदन चली गई थी। तो इनकी जो फेमस पुस्तकें हैं, मेरे भी सनम खाने, रचनाएं जो हैं सफ़ीना ए गम दिल, आग का दरिया, सितारों से आगे। इनका कुर्तुलैन हैदर का जो निधन हुआ 2007 में हुआ है। तो यहाँ पे लेखिका जो है अपनी आत्मकथा बता रही हैं कि उनकी ये बायोग्राफी है, आत्मकथा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लेखिका आप बता रही होती हैं कि मुझे लोगों ने बोला कि अपने बारे में कुछ लिखिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा उलझन हुई, परेशानी हुई कि मैं अपने आप में क्या लिखूं। तो यहाँ पे लेखिका बता रही होती है कि हर व्यक्ति को ये बहुत ज़्यादा खुशफहमी रहती है कि उसके अंदर बहुत सारी कमजोरियाँ हों, वो जानता है, फिर भी वो क्या अपने आप को धोखा देता है कि वह बहुत अच्छा है और लोग ही उसे गलत समझते हैं। तो ऐसे में वो अपनी मानसिक शक्ति के अनुसार बहुत कोशिश की कि जीवन के रहस्यों को, संपूर्ण सृष्टि की अनुभूतियों को, कालों और युगों को, शताब्दियों की सीमाओं में बांध ले। उन्होंने दिल, दिमाग, रूहों के अंदर भी झांकने की कोशिश की। बट लेखिका बता रही हैं कि मैंने उन लोगों के बारे में भी सोचा जिन्होंने समय और हृदय की कसक और आध्यात्मिक शून्यता और एकाकीपन, आशंका, भय और दहशत के भीतरी केंद्र पर अपने को अकेला पाया। तो अकेला पाया उनके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा और सन्नाटा ही सन्नाटा था। तो यहाँ पे लेखिका बता रही हैं कि लाखों करोड़ों इंसान जीते हैं और मरते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैं उनसे अलग नहीं हूँ। मैंने ज़मीन के बारे में छोड़कर मैंने आसमान की तरफ नज़र फैलाई तो नज़र वहाँ पे भी देखा तो वहाँ पे भी खुशियाँ नहीं थी, सुनसान था और मैं उस सब को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। तो लेखिका यहाँ पे अपने पापा के बारे में अब नेक्स्ट पैराग्राफ में बता रही है कि वो हम बहुत बार हमने ये सीख लिए हैं, बहुत बार हमारे सामने रिपीट हुआ है कि मनुष्य के जो विचार होते हैं, उनके घर का जो वातावरण होता है, परिवेश होता है, उसी से उसकी जो पृष्ठभूमि होती है उसमें बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। तो यहाँ पे लेखिका बता रही हैं कि उनके पापा जो हैं सज्जद सैयद हैदर यल्दरम उर्दू के फेमस राइटर थे, शैलीकार थे और उर्दू को कहानियों को उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की थी। और ये उनके पापा जो है तुर्की भाषा से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और तुर्की भाषा का उपन्यास उन्होंने उर्दू में भी किया था। तो यहाँ पे अपनी मम्मी के बारे में भी बता रही हैं यहाँ पे लेखिका कि उनकी मम्मी जो है लगभग 50 से 55 साल से लिखती आ रही हैं और उनकी जो भूमिका है समाज सुधार के लिए उन्होंने सामाजिक सुधारवादी के उपन्यास के रूप में उनकी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं। तो यहाँ पे लेखिका बता रही है कि मेरी माँ जो है उन गिने चुने मुसलमानों में से हैं जिन्होंने भारत में पर्दा को त्याग कर, मुस्लिम के पर्दे को त्याग कर उन्होंने राष्ट्रीय और शैक्षणिक कार्यों में बड़ी लगन से हिस्सा लिया था। तो यहाँ पे लेखिका नेक्स्ट पैराग्राफ में बता रही है पिता के जितने भी प्रिय सहपाठी, राजनीतिक दल, सामाजिक दल, सांस्कृतिक व्यक्तित्वों से ये सब भरा ही रहता था। तो वो लेखिका को उसकी सबकी याद जो है बहुत धुंधली याद है। उनके बारे में वो हमेशा सुनते ही आ रही थी, देखते आ रही थी और बहुत सारे नामी गिनामी हस्तियां थी, गुमनाम व्यक्ति थे जिनको जानते नहीं थे। तो उनके घर में ये सारे लोग बहुत अच्छे आना जाना बहुत ज़्यादा रहता था। तो यहाँ पे लेखिका बता रही हैं कि मेरे मन में बचपन से ही मेरे दिमाग में ये सच्चाई का पाठ, ईमानदारी का पाठ इतने अच्छे से पढ़ाया गया था कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़कर भी उससे समझौता, ईमानदारी से और इंसानियत से समझौता नहीं कर पाई।
तो यहाँ लेखिका अब अपने पिता की नौकरी के सिलसिले में जो ट्रांसफ़र होता है उसके बारे में बताती है कि पापा का हर तीसरे साल दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो जाता था और उनमें से बहुत सारी जगह उन्होंने देखी है। तो लेखिका कहती है कि वो अलीगढ़ में पैदा हुई थी, पर उनका ज़्यादातर घूमने फिरने में ही निकला है और अंडमान का टापू है वहाँ पे ही वो बड़ी हुई है। तो चारों तरफ वहाँ पे समंदर और नारियल के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, बहुत सन्नाटा ही है। तो यहाँ पे बहुत दूर दूर तक जो टापू के पास, अंडमान टापू के पास देखो तो एकदम खामोश और हिल स्टेशन ही है। यहाँ पे लेखिका बता रही हैं कि 10 से 12 साल की जब वो उम्र थी तो उन्होंने बहुत सारे शहर देखे, बहुत सारे समंदरी सफ़र भी किए और विदेश भी गई थी। तो बचपन की यादों का जो सिलसिला था, जो अच्छी अच्छी यादें थी, आज भी उनके मन में बहुत ज़्यादा झिलमिलाती रहती हैं। तो यहाँ पे लेखिका आगे बता रही हैं, अपने बारे में बता रही हैं कि मैं ज़्यादातर बीमार रहती थी और यह मेरी माँ का कहना था कि मैं बीमार रहती हूँ इसलिए उनको ज़्यादा स्कूल नहीं भेजा। वो अपना बचपन अकेले ही गुजारी हैं। तो इनके बड़े भाई जो थे, जो कि लेखिका से 7 साल बड़े थे, बट ये हमेशा अकेले आम के बाग में ही पेड़ के नीचे खेला करती थी और वहीं पे कहानियाँ बुनती रहती थी। उनकी कहानियों में कोई सपना होता था कि वो ऐसा सपना होता था कि वो एक गरीब परिवार की किसान की लड़की है, वहीं पे जन्म ली है। उनके घर में जो माली काम करता था उसकी पत्नी थी रामदी, वो मतलब लेखिका की आइडल हुआ करती थी। तो वो अपना छोटा सा बच्चा संभाल कर इस कोठी में आई है। जिस तरह से रामदेई मतलब रोटी खाती थी उकड़ू बैठकर, उसी तरह से रोटी खाती है खाने की। फिर उसके बाद वो लेखिका देख रही है कि वो नीला ट्यूनिक पहनकर कहाँ पे अपने कॉन्वेंट में जाती है और वहाँ से और आयरिश टीचर से पियानो बजाना सीखती है। तो यहाँ पे लेखिका अपने परिवार के बारे में आगे बताती हैं कि हमारा जो परिवार था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ईमानदारी का पाठ बहुत अच्छे से पढ़ाया गया था। तो ख़ानदान में हमारे कई लोग मतलब पुराने रीति रिवाज को मानते थे, कई लोग नए रीति रिवाज को भी मानते थे। कुछ लोग मॉडर्न थे तो कुछ लोग पुरानी मान्यताओं को मानने वाले थे। तो यहाँ पे लेखिका अपना एक किस्सा बताती हैं कि ईमानदारी के सिलसिले में मेरी माँ ने मुझे बोला था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और लाल लाल लीचियाँ लगी हुई थी, तो बोली लीची छूना भी मत, नहीं तो खांसी हो जाएगी। तो यहाँ पे बोलती है कि सारी खड़ी दोपहर में मैं उस लीची के बाग के पास खेलती रही हूँ देहरादून में, और लाल लाल लीचियाँ मेरे सामने थी, बट मेरा एक भी मन नहीं हुआ कि मैं एक लीची तोड़कर खा लूँ। इस मतलब इतनी अच्छी ईमानदारी के कारण बहुत जगह मुझे, बहुत कोड़ों में जहाँ मुझे कल्पनाओं से और चालाकी से, अच्छे अपने फ़ायदे के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, धोखाधड़ी से, कॉमन सेंस से काम लेना चाहिए था, वहाँ पे मैं ईमानदारी सच बोलने पर तुली रही, जिसके कारण से मुझे बहुत ज़्यादा जूते मिले थे। तो लेखिका यहाँ पे अब अपने बौद्धिक विश्लेषण के बारे में बताती है कि मेरी दूसरी आदत जो थी वो सहूर आने पर पक्की हो गई थी। जो कि ये बौद्धिक विश्लेषण की, जो कि भावनाओं और घटनाओं, समस्याओं यानी सभी चीज़ों का विश्लेषण वो उसकी घोषणा कर देती थी। सो मेरी इस आदत से पापा अच्छी तरह से परिचित थे, तो हमेशा उनको टेंशन रहती थी कि इस दुनिया में मेरी बेटी का क्या होगा। तो ये अपने पापा के बारे में बताती कि मेरे पापा एक अच्छे फ्रेंड थे और अच्छे सहायक भी थे। तो लेखिका जो है अपने पापा से बड़ी ऊंची ऊंची बातचीत किया करती थी कि ईश्वर की कल्पना क्या है, सत्य क्या है, अधिकार का सिद्धांत क्या है, देश की राजनीति क्या है, जीवन और मृत्यु क्या है, इन सब बारे में लेखिका बात करती थी। बट उनके पापा अपनी बेटी को हर संभव कोशिश करते थे कि वो उसके क्वेश्चन का आंसर दे सके। उसके बाद लेखिका अपने दुख के बारे में बताती हैं कि जब उन्होंने ज़िंदगी मतलब बड़ी हो गई थी तो उनके पापा की डेथ हो गई अचानक 1943 में। तो वो लेखिका के लिए बहुत ज़्यादा पहला शौक लगा था। फिर दूसरा शौक बताती है कि 1947 में देश का विभाजन हो गया, तो पिता के मौत के बाद ये उनका दूसरा शौक था, बौद्धिक आघात था। तो यहाँ पे इन्होंने ये बता रही हैं कि मैं ये जो लेखिका है 44 से 44 से कहानी लिखनी शुरू कर दी थी। तो भारत विभाजन के सदमे ने उनको 1947 के अंत में 19.5 साल की जब वो थी लेखिका, तब उन्होंने
मेरे भी सनम खाने कहानी लिखी थी, जो कि ये पहला उपन्यास था और उर्दू के अच्छे उपन्यासों में से लेखिका बता रही हैं कि गिना माना जाता है। उसके बाद इस सदमे के प्रभाव से और उनके दिल में देश के लिए प्रेम था, इस समस्या से बहुत परेशान थी। तो 19वीं सदी के लेखकों के लिए समस्या केवल क्या थी, सौंदर्य अनुभूति की थी, जो कि आजकल के लेखकों के लिए समस्या किसकी बन गई है, राजनीति की बन गई है। तो यहाँ पे लेखिका बता रही है, सार्त्र ने एक जगह कहा भी था कि लेखक इसलिए लिखता है कि सृष्टि में एक वस्तु का दूसरी वस्तु से रिश्ता पक्का कर सके। लेकिन आज के लेखक जो है, दुनिया में बहुत सी चीज़ों, लेखक के लिए दुनिया में बहुत सारी चीज़ें बाधक बना दी गई हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट ये बता रही हैं कि कार्ल मार्क्स का जो दृष्टिकोण था कि इंसान एक सामाजिक इकाई है और वो इस समाज से अलग नहीं रह सकता है। तो वहीं पे कफका का दृष्टिकोण था, वो बताता है कि इंसान मूल रूप से अकेला है। तो ये दो जो अपोनेंट्स, मतलब अगेंस्ट में जो स्टेटमेंट थे, दृष्टिकोण थे, तो इसके कारण से नई साहित्य के लिए बहुत ज़्यादा मतलब वाद विवाद के अवसर प्रदान हो गए। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि लेखिका बता रहे हैं कि प्रेम और घृणा, धार्मिक कट्टरता और बेरहमी के बारे में इन्होंने बहुत सोचा कि मनुष्य के प्रति बेरहमी किस तरह से करता है, व्यक्तिगत करता है, सामूहिक करता है, सामूहिक बेरहमी के साथ विभाजन। फिर इन्होंने देखा कि सामूहिक बेरहमी, तो यहाँ पे फिर से विभाजन की समस्या इनके सामने आ गई। तो ये सोचते कि विभाजन क्यों हुआ, क्या यह विभाजन इतिहास की दृष्टि से जरूरी था। इस प्रश्न ने लेखिका को ऐतिहासिक दर्शन की ओर खींच दिया। तो उसका जवाब ढूंढने की कोशिश में इन्होंने एक दूसरा उपन्यास लिख डाला, आग का दरिया, जो कि आग का दरिया लिखा। तो दरिया को काल का प्रतीक बनाकर उन्होंने 3000 साल के फैले हुए उलझे हुए भारतीय इतिहास के बारे में उन्होंने अपनी पकड़ को भारतीय इतिहास को सामने लाने की कोशिश की। तो यहाँ पे लेखिका बता रही है कि मेरे सामने लिखने के लिए दूसरी समस्या है, शब्द का है। तो यहाँ पे लेखिका आगे बता रही हैं कि इंसान बौद्धिक रूप से बराबर सफर में रहता है। पहले मुझ में भी एक प्रकार का बौद्धिक अहंकार था, अब मुझ में बौद्धिक विनम्रता आ गई है। पहले मैं समझती थी कि भीतरी और बाह्य व्यक्तित्व में कोई टकराव नहीं है, फिर मुझे ये पता चला कि मेरा जो बाहरी व्यक्तित्व है वो शायद गलत है, भीतरी व्यक्तित्व ही सबको समझाने के लिए बेताब रहता था। तो मैं सब अलग अलग टापुओं पर बैठे चारों तरफ अज्ञात रहस्यों का, जिसे जिंदगी कहते हैं, जो कि अंधकार पूर्ण है, खौफनाक है, ठाठे मारता हुआ हंसता रहता है, ये सब समंदर के पार्ट हो गए। तो यहाँ पे लेखिका आगे बता रहे हैं कि हम शब्दों द्वारा अपना संबंध दुनिया से कायम करना चाहते हैं, मगर जिंदगी और ज़्यादा उलझ जाती है। इसीलिए सार्त्र ने कहा है कि प्रत्येक शब्द हमारी इस हार को स्वीकृति दे रहे हैं कि हम अपने को संप्रेषित नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेखिका बता रही हैं कि शायद मुझे लोग रोमांटिक समझेंगे, बस ये सही भी है, लेकिन मुझ में ज़्यादातर क्लासिकल आदर्श का संतुलन, संयम और स्पष्टवादिता का अफसोसजनक हद तक कमी रहती, मतलब ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कमी है। तो यहाँ पे लेखिका बताती है कि मैं लिखने बैठती हूँ तो लिखने के लिए मेरे लिए माहौल एक विशेष कैरेक्टर होता है, अनकहे शब्द होते हैं, अनुभूतियाँ होती है, अभिव्यक्ति जो कि अभिव्यक्ति के द्वारा नहीं प्रकट की सकती। वो कमरे की टोन हो गई, आसमान के रंग की कोई झलक हो गई, खिड़की के बाहर झुके हुए पेड़ पौधे हो गए, वातावरण हो गए, परिस्थितियाँ हो गई, ये सब इनके नाटक के पात्र रहते हैं। तो यहाँ पे आगे लेखिका बताती हैं कि जहाँ तक इंसान का संबंध है उसे बहुत ज़्यादा नहीं समझ पाई हूँ, क्योंकि इंसान आसानी से समझ में आने वाली चीज़ भी नहीं है। तो उसका बौद्धिक और मानसिक विश्लेषण के लिए मेरा अपर्याप्त सिद्ध हुआ है। शायद इसीलिए मेरी कहानियों में चरित्र चित्रण अधिक पूर्ण नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे बोलती कि हर मनुष्य में व्यक्तित्व के भीतर बहुत सारे तह दर तह व्यक्ति छिपे हुए होते हैं, कितने पहलुओं में, कितने अनदेखे में और कितने अजनबी रहस्यों छिपाए रहते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं मेरे लिए मर्द और औरतें बाज वक्त ऐसी परछाइयाँ जो मेरे सामने से गुजरती रहती हैं, बट मैं उन्हें देखकर खुश होकर अपने आप से यह दावा करती हूँ कि मैं इन्हें समझ पाती हूँ।
बट मगर वे परछाइयाँ सामने से निकल जाती है और मेरा दावा झूठ हो जाता है। तो उनके किसी एक रवैये से किसी एक चीज़ को हम देख ले, उनके प्रेम या घृणा के भाव का विश्लेषण करके मैं अपने सारे चरित्र का कोई निर्णय नहीं थोपती। मतलब उनके किसी चीज़ को देख लो तो बोले कि मैं ये सही है, हमने डिसीजन ले लिया, ऐसा नहीं है। तो हम सब जाति तौर पर अलग अलग अधूरे सपने हैं। इसी वजह से ज़िंदगी के अधिक गहरे अनुभवों को, ऐसे अनुभवों को जिनकी वजह से दिलो दिमाग के रूह के फरकच्चे उड़ जाते हैं, तो शब्दों में ढालकर पाठक हमेशा सामने सबको पेश करना ना, मतलब शब्दों में डालकर जो पाठक होते हैं उसके सामने पेश करना नामुमकिन है कि हम इस चीज़ को ऐसा बता सकते हैं। कलाकार खुद अपनी चिता जलाता है और उसी आग में जलता है तो और एक दिन उसी में भस्म हो जाता है। अगर इन आग की लपटों का हल्का सा प्रतिबिंब साहित्य के कृति में दुनिया के सामने आ जाए तो उसे जलाने वाले अपने आप को खुशकिस्मत समझेंगे। तो यहाँ पे लेखिका आगे बता रही है कि मैं बड़ी होकर बहुत से प्रिय मित्रों के बीच में घिरी रही। उनकी वजह से मेरी यादों का जो झूमर है तेजी से झिलमिलाता रहा। बहुत से ऐसे दोस्त थे जिनसे वर्षों से मुलाकात नहीं हुई और बहुत से दोस्त ऐसे थे जिनसे मैं मिल भी चुकी हूँ। तो यहाँ पे लेखिका आगे बता रही होती हैं कि ये मतलब जो कि बहुत बार ऐसा महसूस भी हुआ कि उनके सच्चे फ्रेंड है, सच्ची मित्रता है, जो कि चंद घड़ियों में ऐसे अनोखे और अवास्तविक ज़िंदगी में उनकी जगह कोई नहीं ले पाता है। तो यहाँ पे लेखिका आगे बता रही हैं कि 1952 में इनका दूसरा उपन्यास आया था सफ़ीने गमे दिल, जो कि अच्छा नहीं था। लोगों ने कहा कि आपने उपन्यासों में ज़मीन और आसमान के कुलाबे बुनने की कोशिश की है, मतलब दोनों को मिलाने की कोशिश किए हैं। तो मैंने जीवन की निस्सारता ना की। तो यहाँ पे लेखिका बोलती है कि ना मैंने खुशी को देखा, ना विडम्बना को देखा, ना मैं कहे भी लगाए। तो सब चीज़ देखे, जी भर कर, अगर मुझे रोना आया तो जी भर कर रोई, खुशी हुई तो खुशियाँ भी अच्छे में से मनाई, दुख हुआ तो दुख भी हुआ, सुख हुआ तो सुख। ये सब चीज़ मेरे लिए सब चीज़ एक इम्पॉर्टेंस रखते हैं। लेकिन मैं अपने आप को सभी चीज़ों में, खुशी में तो शामिल कर लेती हूँ, लेकिन जो दुख होता है मौत की तरह होता है वो उसका हम अनुभव कर लेते हैं और किसी दूसरे को नहीं बता सकते, ना उसमें शरीक कर सकते हैं। तो लेखिका आगे बताती हैं कि मैंने एक नया उपन्यास लिखना शुरू किया कि मैं 14 बरस बाद अपने गांव गई थी, जो कि उत्तर प्रदेश के तराई के निकट है। वहाँ आबई मोहल्ले में तालाब के किनारे पर मेरे पुरखों की बनाई हुई हवेली थी, जो कि 1947 के बाद धीरे धीरे ढह गई थी, तो अब खंडहर बन चुकी है। खंडहर बनने के बाद इसमें हवेली में मरम्मत करने वाले जो लोग थे तो वो पाकिस्तान चले गए। हमारी खानदारी भाट और जो हमारे शादियों में हमारी वंशावली सुनाया करते थे, वो एक व्यक्ति मेरे पास आकर रोने लगा कि अब मैं भूखों मर रहा हूँ। तो खंडहर का दूसरा रुखिया देखकर उनके फासले में कुछ जुलाहों की बस्ती थी। ये जुलाहे हमारे समय के रैयत में थे और उनको हुक्म था कि आप कच्चे मकानों में रहेंगे, जूते उतार कर हमारे घर के सामने आएंगे। अब हवेली के खंडहर से भी ज़्यादा उनके ऊंचे पुख्ता मकान बन गए हैं। तो इस तरह से लेखिका बताती हैं कि जो और भी जुलाहिनें थी वो लेडी हैमिल्टन बन गई है, वो उनके बुरके सिलवाती है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा उनमें तरक्की हो गई। तो यहाँ पे आगे लेखिका बताती है कि इसे सही अर्थों में समाजवादी समाज बनाने में जाने में कितनी देर लगेगी, मगर यह बड़ी बात है कि नए युग का आरंभ हो चुका है। मैंने उपन्यास का नाम खंडहर सोचा था। यह खंडहर एक नष्ट होती हुई सभ्यता का शोक गीत नहीं, क्योंकि इसी के मलबे पर एक नए समाज की नींव रखी जाएगी। तो यहाँ पे लेखिका बता रही है कि मुझे सभ्यता के मिट जाने का बड़ा दुख है, क्योंकि वही पुरानी हिंदुस्तानी तहजीब है जो अपनी तमाम खामियों के बावजूद पुराने गुणों, पुराने मूल्यों और हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक एकता की अलमदार और नामलेवा है। तो यहाँ पे लेखिका फिर से आखिरी में बताती कि देखिए मैंने कितने पेजेस लिख लिए, मगर बात वहीं की वहीं रह गई है कि मैं अपने संबंध में क्या लिखूं। तो सारे जीवन की उपलब्धि है, कुछ शब्द हैं। तो इस तरह से कुर्तुल हैदर ने अपनी बायोग्राफी, अपनी आत्मकथा, अपने परिवार के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने पुस्तकों के बारे में लिखी। तो दोस्तों आप लोगों को ये जो बायोग्राफी है, आत्मकथा है, कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। लिखते रहिए। धन्यवाद।